हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। एंड आज का जो वीडियो है, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से क्वेश्चन आएंगे। बट क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को डिस्कस कर रखा है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बट आज का जो पैटर्न है वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह के आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है और ये 110% आप मान के चलो क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को जो जितना मैं क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ उतना ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इवन मैं आपको आज चलो बता ही देती हूँ कि आंसर किस तरह से लिखना है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। सो एग्जाम पैटर्न में आंसर कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। और जितना अगर आज प्रिपेयर कर ले तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो एक चीज वापस रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को मैं कि ये आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। 30 नंबर का होने वाला एग्जाम एंड आपको 1 घंटा ही मिलने वाला है, ठीक है। बार बार आप लोगों को अंदर डाउट आ रहा है कि कितने पेजेस लिखने हैं। सो पेजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आंसर जो आप लिखते हो उसका किस तरह से आप चीज़ों को बनाते हो, किस तरह से लिखते हो। सो आंसर पैटर्न समझो, पेज वहाँ पे मत काउंट करने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम में बार बार बोल रही हूँ 1 आवर है, वो 1 घंटा बीतने में आपको एक मतलब ऐसे टाइम बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सो फोकस ये रखो कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे किस तरह से आपको जो है पैटर्न बनाना है, किस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। सो देखो इसको मैं पॉइंट में एक चीज़ सब एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। सबसे पहले यही है कि जो इसमें गांधी का शिक्षा नीति है, ठीक है, महात्मा गांधी को लेकर शिक्षा का क्या विचार था, इस पे हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, ये 110% बोल रही हूँ, या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में। लॉन्ग में ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो अराउंड अब मैं यहाँ पे 20 पॉइंट आपको बता रही हूँ, बट एग्जाम में आपको 20 में से अगर 10 पॉइंट भी याद रहता है, क्योंकि 10 पॉइंट तो आपको एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 नंबर का है एंड जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर का, टोटल 30 नंबर का है। तो 10 नंबर में आप कितना लिख सकते हो, 1 घंटा का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप जो मिनिमम मैक्सिमम मान के चलो साइड बाई साइड आप 4.5 पेज इतना लिख सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा स्पीड है। बट 4.5 से बहुत कम जाते हो तो 3 पे आ सकते हो, साइड बाई साइड की बात करी हूँ, तो उससे कम मत लिखना, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स आपको ऐसे थोड़ी फ्री में मिल जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा उसमें कुछ ना कुछ। और लिखना भी आपको थोड़ा ऐसा है कि चीज़ें स्ट्रक्चर रहेगा और किस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करते हो। सो पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, गांधी जी का जो आपका शिक्षा नीति क्या था। तो इसमें 20 पॉइंट आप क्या लिखोगे। सबसे पहले यही कि गांधी जी के अनुसार जो है आपको शिक्षा उद्देश्य क्या था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शारीरिक, मानसिक और आत्मा का जो है वो सर्वगुण विकास होना, ठीक है। सो इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो मेंटल, फिजिकल और जो आपका सोल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का मतलब जो आज आप लोग देखते हो कि बुकिंग अपने बुकिस नॉलेज गेन कर लिया या फिर आप इधर उधर के रैंडम चीज़ें पढ़ते हो, दैट इज़ नॉट अ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन की जब भी बात करते हैं महात्मा गांधी, तो वो किस चीज़ की बात करते हैं, आपका मेंटल, फिजिकल और जो आपका सोल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त का साधन नहीं माना है, बल्कि जीवन जो आपको निर्माण का प्रक्रिया का है। सो अगर आज देखा जाए तो बार बार ये आज के हिसाब से आप कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से उसको सोच के देखना। आज अगर एजुकेशन देखा जाए तो आपको जनरली इसीलिए कराया जाता है कि आपको आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हो तो आप यही देखते हो कि उसमें आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट का कितना चांसेस है। बट जब उस टाइम पे गांधी जी ने उन्होंने शिक्षा की बात की थी तो उन्होंने बोला था कि जीवन निर्माण होना चाहिए आपका, जो है आपको पता होना चाहिए कि आप एजुकेशन ले क्यों रहे हो, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द पर्पस टू हैव अ एम्प्लॉयमेंट। आप बस नौकरी के लिए नहीं करो, आप इवन अपने स्किल्स पे क्या करोगे, काम करोगे। थर्ड पॉइंट है, आपको गांधी जी ने नैतिक और चरित्र निर्माण को शिक्षा का मुख्य लक्ष्य माना है। सो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो एजुकेशन आप लेते हो, ज्ञान लेते हो, उसमें आपको नैतिक एवं चरित्र निर्माण, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग और जो आपका नैतिकता है अर्थात एथिक्स है उसको डेवलप करने की बात की गई थी। फोर्थ में आपको उन्होंने बुनियादी शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, जिसको नई तालीम का सिद्धांत दिया था, तो ये भी पॉइंट आपको लिखना है। फिफ्थ पॉइंट है, आपको शिक्षा को हस्तकला एवं श्रम से जोड़ने की उन्होंने विशेष बल दिया था। सो जब हम एजुकेशन लेते हैं तो इवन आज भी आप देखते होगे स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी है एक, ठीक है, SEC जो आप कोर्स है उसको इसी तहत तो इंक्लूड किया गया कि आपको बस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेक्चर दे दिया जाएगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इवन जो आपका ऐसे ही कोर्स होता है उसमें, जैसे अगर कम्युनिकेशन का कोई पेपर है तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करना है, आपको किस तरह से अपना स्किल जो है डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अगर आप बाकी कॉलेजेस में देखोगे तो उसमें कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड किया जाता है या फिर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। सिक्स पॉइंट, आपको गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो आपको स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की विकसित करानी चाहिए, ठीक है। सो सोल पर्पस ऐसा नहीं, इसमें आपको एजुकेशन से क्या दिया जाता है कि सेल्फ रिलायंस बनाया जाता है, आपको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी के ऊपर, आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि आप अपना खुद का जो है वो जो जीवन व्यापन है वो कर सको। सेवन्थ पॉइंट है, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। सो इसमें देखो शिक्षा का दो नियम होता है, या तो आपको शिक्षक केंद्रित होता है या फिर आपको बाल केंद्रित होता है। जो बाल केंद्रित होता है जिसको हम लोग
चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन बोलते हैं या फिर आपको टीचर सेंट्रिक एजुकेशन बोलते हैं। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को जो भी बनाओगे, कोई भी मॉड्यूल बनाओगे, आज भी अगर आप टीचिंग से जुड़ते हो तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि बच्चों का उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होना, कि टीचर का, ठीक है। बहुत बार ऐसे देखोगे कि टीचर जो है अपने हिसाब से लेक्चर प्रिपेयर करके चले जाते हैं, जिनको उनको बस समझ में आता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने स्टूडेंट का लेवल देखोगे, आपके जो बच्चा है वो कितना, आपको उसका बेसिक कितना क्लियर है। अगर बेसिक नहीं पता उसको डायरेक्टली आप एडवांस बता रहे हो तो डैट इज़ अ टीचर सेंट्रिक। आप बिल्कुल भी बाल केंद्रिक शिक्षा का समर्थन नहीं कर रहे हो इसका मतलब। तो बाल केंद्रिक का बोला है इन्होंने। 8 पॉइंट आपको शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बिल्कुल मत मिस करना। अगर आप गांधी जी के शिक्षा नीति लिखोगे तो मातृभाषा का जो मदर टंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने जो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया कि उन्होंने बोला कि जितना भी हो एजुकेशन हो मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस टाइम की बात कर रहे हैं और आज़ादी के समय काल की बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इंग्लिश के सपोर्ट में नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपको लिटरेट उस टाइम पे थे ही नहीं, ठीक है। तो अगर लिटरेट नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि दूसरे लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट किया जाए, चाहे आपको इंग्लिश कैसे बोला जाए, हिंदी कैसे बोला जाए। सो उस टाइम पे जो लोकल लैंग्वेज था, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था, तो जो लोग आम भाषा में बात करते थे, उसी में शिक्षा देने की बात उन्होंने की है। 9th है आपको, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। सो पुस्तकीय, अगेन मैंने बोला बुकिश नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। व्यवहारिक जो आपका बिहेवियर नॉलेज है वही आपको काम आता है। बार बार मैं इस पर आप लोग को फोकस भी करवाती रहती हूँ कि अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, बट आपको बिहेव करना नहीं आता, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, सो ये नॉलेज आपका कहीं भी काम नहीं आएगा। बिकॉज अगर आपको कोई देखता है, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आपको कोई देखता है तो आपके ज्ञान को नहीं देखता। ये नहीं देखता कि आपको कितना, आपको साइंस के बारे में पता है, कितना आप आर्ट्स में कितने टॉपर हो। डैट ओनली मैटर कि आपका जो बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। इसलिए इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान दिया। 10th पॉइंट है आपको, शिक्षा में सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे मूल्य समावेश होना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम, जब भी हम लोग शिक्षा में पढ़ाई करते हैं तो सत्य के बारे में, तुरंत अहिंसा, ये सब इसमें इसका एलिमेंट होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। सो यहाँ पे सोशल यूनिटी के बारे में भी आपको क्या करता है, इसको प्रमोट करता है। 12th पॉइंट है आपका, उन्होंने शिक्षा नीति के जो आपको अत्यंत आवश्यक माना है, स्त्री का शिक्षा, ठीक है। सो वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। और वुमेन एजुकेशन अगर आज भी देखा जाए तो आज बहुत सारे बच्चे जो अगर देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे कॉलेज में एक प्रॉपर आपको वुमेन्स एजुकेशन को ही लेके चीज़ें चलाई जाती है। सो वुमेन एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट टाइम ऑल्सो। उनका मानना था कि अगर स्त्री पढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, तो पूरा समाज जो आपको शिक्षित हो सकता है। 13th है आपको, शिक्षा को ग्रामीण जीवन और जो स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़ने की बात की है। सो एजुकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, शिक्षा की जब भी बात करते हैं, तो हमें बस ऐसा नहीं कि अर्बन सेंटर में जो बहुत सारे आप देखोगे बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको अर्बन सेंटर में मिल जाएंगे, बट आज भी अगर आप देखोगे तो ग्रामीण शिक्षा आपका बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। सो उस समय में भी उन्होंने ग्रामीण शिक्षा पे, ग्रामीण जीवन पे जो है उसको फोकस करने की बात की थी। 14 पॉइंट है आपका, उन्होंने शिक्षा के अनुशासन को आत्मानुशासन के रूप में देखने का बल दिया है। तो हमेशा डिसिप्लिन को इंटीग्रल पार्ट माना गया है। शिक्षा को शिक्षार्थी की रुचि और क्षमता के अनुरूप, ये 15 पॉइंट है आपका। 16 है आपको, शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ने की बात की गई है। सो आपको जो है वेलफेयर सोसाइटी से इसको जोड़ने की बात की गई है, ये 16 पॉइंट है। 17 आपको, गांधी जी के अनुसार जो आपको शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान विकसित होना चाहिए। सो कोई अगर फिजिकल वर्क करता है, अगर आप देखोगे कोई लेबर वाला काम करता है, तो शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप उनके भी चीज़ों को क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे। 18 पॉइंट है आपको, शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मिक जो आपका विकास है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में भी बात किया गया। 19 पॉइंट है आपको, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास की बात की गई है। तो आपको डेमोक्रेटिक कैसे बनाया, डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट किया गया शिक्षा के तहत। गांधी जी के अनुसार जो आपको अनुसार सच्ची शिक्षा है, वो जो अच्छा नागरिक है वो सच्चा मानव बन सकता है। ये 20 पॉइंट मैंने बताया, बट अब यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। 3 क्वेश्चन आपका है जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक तो स्वराज वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, गांधी जी का विचार क्या था स्वराज को लेकर, और इसमें कैसे आंसर लिखना है वो पूरा आंसर ही मैं बता रही हूँ आपको। एक क्वेश्चन जो है आपका हेल्थ को लेके पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य को लेके गांधी जी का क्या जो है मत था, किस तरह से वो स्वास्थ्य को देखते थे, स्वास्थ्य आपको जो या फिर हाइजीन को लेके पूछा जा सकता है। 3rd क्वेश्चन जो आपको शिक्षा वाला मैंने 20 पॉइंट बताया, बट अगेन क्वेश्चन उसमें ये तो पॉइंट अगर आपको याद रहता है तो वहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, बट उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को ये बता रही हूँ। और बार बार यही स्ट्रक्चर आप बाकी आंसर में भी फॉलो कर सकते हो। एंड सेम इससे आपको क्या होगा कि जितना स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पर टीचर को मार्क्स देने में थोड़ा जो है उनको आसानी होती है। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपको, महात्मा गांधी की स्वराज पर विचार। सो महात्मा गांधी जी का स्वराज पर क्या विचार था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, भूमिका कैसे लिखोगे आप, इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। महात्मा गांधी ने राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक चिंतन का केंद्र बिंदु स्वराज को अवधारणा, ठीक है, की अवधारणा की है। इसके अलावा गांधी जी ने स्वराज को केवल ब्रिटिश शासन से मुक्त नहीं कहा था। तो स्वराज जब भी आप सुनोगे तो स्वराज का मतलब ये नहीं था कि हम अपने आप को
अंग्रेजों से अगर आज़ाद कर देते हैं तो स्वराज हो जाएगा, बल्कि ये आपका व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के नैतिक एवं जो आत्मिक उत्थान है। सो यहाँ पे स्वराज का मतलब ये है आपका इंडिविजुअल, सोशल एंड नेशनल एंड इवन एथिकल जो और स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज बोलते हैं। स्वराज का मतलब ये नहीं कि अगर आपका सेल्फ रूल स्टार्ट हो जाएगा, आप अपने हिसाब से राज करने लगोगे, दैट इज़ नॉट अ स्वराज। स्वराज मतलब अगर आप अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को देखोगे कि कुछ किसी और चीज़ से कंट्रोल होते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ाई के टाइम काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। इसका मतलब आप स्वराज नहीं, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से क्या हो रहे हो, कंट्रोल हो रहे हो। समाज में भी आपको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। राष्ट्र पे, नेशनल लेवल पे भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको दूसरी देश जो है आपका नीति बना रहा है तो भी आप स्वराज नहीं हो। और आत्महत्या होता है मतलब आप स्पिरिचुअली भी क्या रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे। उन्होंने स्वराज को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रखा है, ठीक है, आत्मशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। तो ये तीनों लाइन लिखोगे, आत्मशासन, सेल्फ रूल, सेल्फ कंट्रोल एंड जो आपका सेल्फ रिलायंस, ये तीन टर्म्स आप लिखोगे यहाँ पे, आत्मशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता से ही ये तीनों अगर शब्द लिखते हो तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। उनकी स्वराज की अवधारणा जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक मौलिक योगदान है, बहुत बड़ा फंडामेंटल इनका रोल होता है। स्वराज जो है वो बहुत बड़ा इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये ऐसे इंट्रोडक्शन लिखोगे जब स्वराज पे क्वेश्चन आएगा। फिर स्वराज का अर्थ, अब गांधीवाद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अर्थ क्या है। स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेज को भारत से निकालना नहीं था, बल्कि स्वयं पर शासन करना भी था। इस प्रकार गांधी जी ने स्वराज को तीन प्रमुख आयाम में बांटा है। अब यही स्ट्रक्चर पहले देखोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, स्वराज को डिफाइन कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आप स्वराज को कितने तरीके से आप बांट सकते हो, उसके टाइप्स कितने लिख सकते हो। व्यक्तिगत स्वराज, इंडिविजुअल स्वराज जिसको बोलते हैं, सामाजिक स्वराज मतलब सोशल स्वराज, राजनीतिक स्वराज मतलब पॉलिटिकल स्वराज। अब एक थोड़ा थोड़ा उसको भी एक एक लाइन करके एक्सप्लेन कर देना। व्यक्तिगत स्वराज मतलब क्या होता है कि आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर जो कंट्रोल है आपको, दैट इज व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाएं, लोभ, हिंसक और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम लोग इंडिविजुअल स्वराज के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल आपको या फिर व्यक्तिगत स्वराज के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपका इच्छा क्या, आपका लोभ, अगर आपके जो है ग्रीड पे कंट्रोल नहीं है, आपको हिंसात्मक हो जाते हो, तो इसका मतलब आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपके अंदर स्वराज की कमी है, ठीक है। स्वराज का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों और संयम और नैतिक जीवन। अगर आपको 5 सेंसेस पे कंट्रोल है, इट मीन्स आप स्वराज हो। नैतिक जीवन, आपको एथिकल वैल्यूज़ पता है जीवन का, लाइफ का, इट मीन्स आप स्वराज को समझते हो। बिना आपको आत्मसंयम और राजनीतिक स्वतंत्र का निरर्थक है। तो अगर आपको अपने ऊपर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप जो है किसी भी, अगर आप स्वराज के बारे में बात भी कर लेते हो तो इसका मतलब जो है मीनिंगलेस रह जाता है। सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत स्वराज को का आधार स्तंभ माना गया। सो पिलर पूछा जाए आपको, खासकर जब हम लोग इंडिविजुअल स्वराज की बात करते, व्यक्तिगत स्वराज की बात करते, तो इसमें इंडिविजुअल पिलर क्या हो जाएगा आपको, तो 2 पिलर होगा, सत्य मतलब ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो पहला आपने बता दिया व्यक्तिगत स्वराज, देन सामाजिक स्वराज। सोशल स्वराज में क्या बताओगे, ये आपको समता मूलक समाज कल्पना की जाती है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, अप्रियता मतलब उन्मूलन। अब इसमें कैसे कैसे सामाजिक स्वराज का तत्व कैसे हो सकता है। गांधी जी ने सामाजिक, जैसे कि आप छुआछूत देखोगे, ये आपको कहीं भी स्वराज को प्रमोट नहीं करता है। अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हो तो मतलब सोशल समाज का ये पार्ट नहीं है। सोशल समाज जो आपको सोशल स्वराज है उसमें इसको खराब माना गया है। स्त्री पुरुष में समानता, आपको जब हम स्वराज की बात करते हैं सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, तो आपको जेंडर इक्वालिटी की बात करना पड़ेगा। आपको स्त्री और पुरुष दोनों को आपको क्या समझना पड़ेगा, समान समझना पड़ेगा। वर्गहीन समाज, एक तो आपको जातिवाद नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आपको वर्गहीन मतलब क्लासलेस होना चाहिए। इसमें आपको ये नहीं है कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको आप ज़्यादा जो वो आज़ादी दोगे या ज़्यादा बोलने की उसको अनुमति दोगे या फिर उसको ज़्यादा आप इज्जत दोगे। अगर ऐसा समाज है जहाँ पे आपको वर्ग है या फिर आपको जाति है या फिर महिला और पुरुष के आधार पर आपको भेदभाव किया जाता है, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको सामाजिक स्वराज की वहाँ पे कमी है। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आप स्किप कर सकते हो। थर्ड है आपको राजनीतिक स्वराज। 3 स्वराज हो, 2 मैंने बता दिया आपको, व्यक्तिगत, सामाजिक और ये लास्ट वाला है राजनीतिक। राजनीतिक में इसकी विशेषता क्या है आपको, विदेश शासन का अंत, विदेशी शासन का अंत मतलब आपको अगर देखा जाए तो आज भी भारत में ऐसा तो नहीं कि कोई और देश आपको यहाँ पे आके राज कर रहा है। आज भारत अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र देश है। तो इसका मतलब क्या है, राजनीतिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए तो हम क्या है,
स्वराज हमारे पास है जनता की भागीदारी से शासन। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, लोगों का अवेयरनेस नहीं है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करें, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राजनीतिक जो स्वराज है उसकी कमी है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में ही है, ठीक है, तभी इलेक्शन होता है। वे केंद्रित लोकतंत्र, डिसेंट्रलाइज पावर होगा, मतलब यहाँ पे केंद्रित नहीं होगा, एक के पास सारा पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। एक के पास सारा पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे लोकतंत्र की जगह पर क्या हो जाएगा? फिर राजतंत्र हो जाएगा। तो राजतंत्र नहीं है भारत में, क्या है? लोकतंत्र है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम जन भागीदारी। सो जितना हो सके लेस आपको गवर्नेंस होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपको राजनीतिक स्वराज की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे ग्राम स्वराज के बारे में भी दिया है। ग्राम स्वराज का तत्व क्या है? जैसे प्रत्येक गांव में आपको क्या होना चाहिए? एक जो है गांव को, क्योंकि अगर देखा जाए तो गांधी जी गांव को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या थे उस टाइम पे, पंचायती की बात करते थे, पंचायती राज के बारे में बात करते थे। जो गांव है आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, भोजन वस्त्र शिक्षा में उसको सब कुछ मिलना चाहिए, पंचायती आधारित शासन व्यवस्था होना चाहिए। सो ये इस तरह से क्वेश्चन आप लिखोगे। अब स्वराज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्वराज है, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वराज तो आपको लिखना है। अगर आपको ग्राम स्वराज याद रखता है तो ग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। आर्थिक स्वराज लिखोगे, आर्थिक स्वराज में कैसे होना चाहिए? आपको स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। अभी भी अगर आप देखोगे तो कुछ साल पहले आपको जो है एंटी चाइना स्लोगन चला हुआ था, जिसमें हमने बात किया था कि हम जो चाइनीज़ गुड्स है उसको क्या नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमने किस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की थी? आपका जो आर्थिक नीति है उसको प्रमोट करने की कोशिश की, और यहाँ पे स्वदेशी चीज़ों को हमने क्या किया था? प्रमोट किया था, बात किया था कि यहाँ पे जो वस्तुएं चीज़ें जो भी आपको प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। हस्तशिल्प और जो आपको कुटीर उद्योग है उसका विकास होना चाहिए। यहाँ का जो टेक्सटाइल है आपका, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। मशीनों का सीमित और मानवीय उपयोग होना चाहिए। सो आज तो देखा जाए तो आप हाईली हम लोग मशीन पर डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो भी गुड्स आपको बनते हैं वो मशीन मैन्युफैक्चरिंग ही होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमन मेड चीज़ें, आर्टिजन्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता। बट गांधी जी ने उस टाइम पे बात किया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो मशीन को लगता था कि कहीं ना कहीं इंसान को रिप्लेस कर देगा और आपको बेरोजगारी इससे ज़्यादा आ सकती है। तो इस तरह की उनकी अवधारणा थी, ठीक है। उत्पादन का उद्देश्य लाभ नहीं, मानव कल्याण। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। जब आप इकोनॉमिक स्वराज की बात करोगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग करोगे, इवन आप लोगों का वेलफेयर भी देखोगे। ये पॉइंट था। स्वराज और स्वदेशी, ठीक है, ये दोनों चीज़ में भी डिफरेंस हो सकता है। शॉर्ट में पूछ दिया जाए कि स्वराज और स्वदेशी में आपको क्या डिफरेंस है। तो स्वराज मतलब तो समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ रूल लेके आना। गांधी जी के अनुसार स्वराज कुंजी है, स्वदेशी ही निहित है, ठीक है। स्वराज और अहिंसा में डिफरेंस क्या है? स्वराज और अहिंसा में अगर डिफरेंस देखा जाए तो अहिंसा गांधी जी के स्वराज का नैतिक आधार था। हिंसा से प्राप्त स्वतंत्र टिकाऊ नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी नेशनल मूवमेंट देखोगे ना, उनका राष्ट्रीय आंदोलन देखोगे तो कहीं भी उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। हमेशा अहिंसा की बात की, नॉन वायलेंस की बात की है। क्योंकि अगर जो आप हिंसा से आप किसी चीज़ को लेते हो या लड़ाई पीट से लेते हो तो वापस से वही चीज़ वापस स्टार्ट हो सकता है। तो हमेशा इनका मानना था कि नॉन वायलेंस से लिया हुआ चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा समय के लिए टिकता है। आधुनिक राज्य की आलोचना, ये सब नहीं देखना आपको। स्वराज की जो है वो रिलेवेंस क्या है? स्वराज अगर देखा जाए तो हो सकता है रिलेवेंस पूछा जाए आज, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लोकतंत्र, स्थानीय शासन, ये सब एक बार बस पॉइंट गो थ्रू कर लेना। बट मैंने जो स्वराज के बारे में जितना आपको बताया ना, जो पार्ट्स टाइप्स बताए वही टाइप्स इंट्रोडक्शन लिखना है, और निष्कर्ष कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी का जो स्वराज का उसका आलोचना भी किया गया, क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहले जो, क्योंकि गांधी जी ने जो बात किया है औद्योगिकरण का विरोध किया है, ठीक है। उन्होंने बात किया था, जैसे अगर बात इंडस्ट्रियलाइजेशन का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री अगर आता है तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हानि हो सकता है। बट अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आप बिना इंडस्ट्री का आप नहीं डेवलप कर सकते हो। जो भी कंट्री है उसको इंडस्ट्री लगाना पड़ता है। तो ये आपका सबसे पहला क्रिटिसिज्म है। उसके बाद ग्राम स्वराज को आदर्शवादी माना था, इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। आधुनिक व्यवसायिक अर्थव्यवस्था में आपको असंगत बताया गया था। तो ये पॉइंट्स इनका क्रिटिसिज्म में लिया जाता है, आलोचना में लिया जाता है। निष्कर्ष आप ऐसे लिखोगे, आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है? तो अगर स्वराज से क्वेश्चन आपका है तो महात्मा गांधी स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानव मुक्त का भी दर्शन किया है। ये जो आपको आत्मसंयम, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नैतिक शासन पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी का स्वराज जो है वो व्यक्ति राष्ट्र तक परिवर्तन की प्रक्रिया थे। आज अगर दुनिया में नैतिक और पर्यावरण और सामाजिक संकटों से जूझ रही है तो गांधी जी का स्वराज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो ऐसे ही आप निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखोगे जब आपको स्वराज पे क्वेश्चन आएगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, टाइप्स आपको स्वराज के बता दिया, निष्कर्ष कैसे लिखना वो भी बता दिया। तो जितना बताए उतना ही लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख के नहीं आनी, टाइम नहीं बचेगा। आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना वो
वो खुद आप डिसाइड कर लो कि कितना दे सकते हो। 3 क्वेश्चन करना है और डिवाइड कर लेना टाइम को कि कितना दे सकते हो, और मैक्सिमम आप 4 पेजेस 4.5 पेजेस लिख सकते हो, उससे ज़्यादा लिखने का आपका पास टाइम भी नहीं बचेगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको महात्मा गांधी का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे विचार। तो अगेन जो पहला क्वेश्चन है आपको स्वराज के बारे में हो सकता है, आए लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए, लिख के आओगे गांधी जी का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे क्या विचार था। तो जो भी अगर स्वच्छता से क्वेश्चन आया तो जो बता रही है वही लिख के आओगे। भूमिका लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि महात्मा गांधी ने केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और नैतिक जीवन के महान विचारक भी माने जाते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त शरीर तक सीमित नहीं था बल्कि शारीरिक, मन और आत्मा की समग्र शुद्धता से जुड़ा हुआ था। तो जब भी हम लोग स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हेल्थ से आपको किस चीज़ से रिलेट करते हैं हम लोग, कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, अगर हम बहुत अच्छे से चल फिर पा रहे हैं तो डैट इज़ अ वेलनेस, ठीक है। हम उसको ही बोलते हैं कि हेल्दी इंसान है, बट दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, या अगर आपका माइंडफुलनेस नहीं है, या फिर आपका सोल जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, और अगर चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जो है अनहेल्दी हो। तो आप पूरे तरीके से फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, दैट इज़, ठीक है, हेल्थ। गांधी जी का जो मानना था वो स्वच्छता और स्वास्थ्य को आत्मनिर्भरता बनाना था, नैतिकता और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला देना था। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग किया, वे आज सार्वजनिक स्वास्थ्य में अत्यंत प्रासंगिक है। तो आज उन्होंने जिस स्वास्थ्य के बारे में बात किया था, आत्मनिर्भरता के बारे में बात किया, या फिर स्वच्छता के बारे में बात किया, वो सारी चीज़ें आज भी रेलिवेंट है कहीं ना कहीं। इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे ही लिखोगे जैसे लिखा हुआ है। अब गांधी जी का स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा, उनका क्या सोच था स्वास्थ्य को लेके। अब यहाँ पे कोटेशन एक यूज़ किया गया, गांधी जी के अनुसार स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है, सोना चांदी नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास जितना रिसोर्सेज है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स है, वही वेल्थ है, दैट इज़ नॉट द वेल्थ। आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए एग्जैक्ट आपको स्वास्थ्य के लिए जो आपका सबसे ओरिजिनल आपके पास जो अगर वेल्थ है तो वो क्या है, आपका हेल्थ है, ठीक है। सो हमेशा हमें प्राइमरी जो आपको ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी का समझना है, अगर जितना आप हेल्दी रहोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओगे। सो ये कोटेशन आप बस याद करके लिख सकते हो, जो आपका लिखा है, स्वास्थ्य वास्तविक संपत्ति है, सोना चांदी नहीं है। उनके स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा में प्रमुख आधार कौन कौन से थे, जैसे कि प्राकृतिक जीवन शैली। अगर आपको स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, तो कैसे कैसे रह सकते हो, गांधी जी ने बताया। पहला आपको प्राकृतिक जीवन शैली, एकदम नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो है उसको फॉलो करना है। संयम और आत्म नियंत्रण रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, और आत्म नियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सरल आहार, आपको एकदम जो आपको सिंपल फूड्स होते हैं वो उसको कंज्यूम करना है, जो हेल्दी फूड है वो ही कंज्यूम करना है। श्रम और व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। मानसिक रूप से भी आपको चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट में लिखोगे, पॉइंट में भी कैसे लिखना होता है वो बता रही हूँ मैं। पहले ऐसे दिख रहा है ना आपको, हेडलाइन ऐसे डालोगे, स्वास्थ्य को अगर लेके आता है तो पहला पॉइंट ऐसे डालोगे, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। अब ये इसमें सब पॉइंट कैसे लिखोगे, तो गांधी जी ने स्वास्थ्य में त्रिआयामी मानते, थ्री एलिमेंट्स मानते हैं। अगर स्वस्थ रहना आपको तो 3 चीज़ों को आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ों को, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, ठीक है, जिसको स्वास्थ्य है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा पर बल दो। अब कैसे दे सकते हो आप, रोगों को जड़ से जीवन शैली में होना, जो इसको नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट करो। सूर्य प्रकाश, ताज़ी हवा, स्वच्छ जल, जैसे कि अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे बड़ा क्राइसिस है तो ताज़ी हवा का, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट लेना है, सनलाइट भी आपको 12 बजे से पहले लेना है। स्वच्छ जल, एकदम क्लीन वाटर। उपवास से रोग दूर किया जा सकता है। अगर एक दिन 1 डे अगर फास्टिंग करते हो आप तो उससे भी आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, ये गांधी जी का मानना था। शरीर को अनावश्यक दवाओं का गुलाम नहीं बनाना है। सो जहाँ पे आप हर चीज़ पे, छोटे से छींक पे भी अगर एलर्जी होती है तो आप क्या करते हो, मेडिसिन कंज्यूम करते हो। तो इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि आप जितना से जितना हो सके हेल्दी फूड अगर लेते हो, अच्छा खाना लेते हो, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस पॉइंट में देखो पहले कैसे लिखना है आपको। पहले की सबसे पहले ये शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, जिसमें आपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात किया। फिर आपके प्राकृतिक चिकित्सा पे बल देने की बात की। थर्ड पॉइंट में आप आहार संबंधित विचार पे लिखोगे। आहार आपका कैसा होना चाहिए, सदा पौष्टिक संतुलन भोजन, बैलेंस डाइट की बात करते हो आप लोग। शाकाहार, यहाँ पे जो है वेज जो चीज़ों को लेने की बात की गई उन्होंने। अधिक भोजन का रोग का कारण बताया गया, बहुत ज़्यादा भी अगर खाते हो तो उससे भी बीमारियाँ होती है, ठीक है। भोजन में आपको कंट्रोल रखना चाहिए, आपको क्या चीज़ें आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है वही चीज़ों को कंज्यूम करो। स्वच्छता का महत्व, अब गांधी जी ने स्वच्छता का महत्व भी बताया, तो ये भोजन आधारित था। तो अगर आपको स्वच्छता से क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य से क्वेश्चन आता है, दोनों अगर साथ में आता है तो पहले वही जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मन का शांति, ये वो सारी चीज़ें पॉइंट्स लिखोगे। आपका एक्सरसाइज का क्या रोल है, जो आपका योगा का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें लिखोगे। एंड स्वच्छता पर अगर क्वेश्चन आता है आपको,
हाइजीन पे लिखने के लिए आता है, सैनिटेशन पे लिखने के लिए आता है, तो स्वच्छता का स्वतंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। और स्वच्छता के प्रकार लिख के आओगे तो व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, नियमित डेली आपको क्या करना, ठंड के टाइम में भी डेली नहाओ, जो कि आप लोग शायद नहीं करते होगे। दांत, हाथ, नाखून सबकी सफाई रखना है। कम्युनिटी स्वच्छता की बात भी की गई है यहाँ पे। सामुदायिक स्वच्छता के बारे में बात किया गया, जिसमें आपको गांव नगर सबको स्वच्छ रखना है। जहाँ से आपको पानी मिल रहा है वो भी जगह स्वच्छ होना चाहिए। गंदगी से जो भी आपको घिरा हुआ एरिया उसको साफ रखो, आसपास के एरिया को। फिफ्थ में आपको शौचालय और मेल्ट होने का विरोध भी किया उन्होंने, ठीक है। सो ये अगर देखा जाए आपको स्कैवेंजर जिसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, आज भी अगर देखा जाए तो अब बहुत सारी जगह देखोगे कि जो आपका मैनहोल होता है, जो ड्रेनेज चीज़ें होती है उसको साफ़ किसी इंसान से करवाया जाता है। सो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। उनका मानना था कि जो भी इंसान जो गंदगी फैलाता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ना कि किसी और का, कि आपका जो घर का कूड़ा कचरा कोई और जाके साफ़ करके जाएगा, ठीक है। स्वयं शौचालय साफ़ करना चाहिए, खुद उन्होंने किया था। मेल्ट होने की प्रथा का विरोध किया था। सफाई को नीचे कार्य मानने की मानसिकता पर भी उनके अनुसार स्वच्छता सामाजिक समानता का आधार है। तो इनके हिसाब से जो आप देखोगे खासकर जो सफाई कर्मी होता है उसको बड़े नीच नज़र से देखने की लोग कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। आपको उनको भी उतना ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आसपास सफाई है तो उनके बदौलत ही है, तो उनको रिस्पेक्ट करो। इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने फोकस किया था। 6 पॉइंट में आप लिखोगे श्रम और व्यायाम का महत्व। आप जो एक्सरसाइज करते हो, जो आपका योगा करते हो, तो उससे आपको क्या क्या लाभ होता है, जैसे कि ये आपको डेली करना चाहिए, आपका आलस और उसको दूर करते हैं। श्रम से आपको आत्मनिर्भरता आता है और हमेशा हेल्दी फील करते हो। 7th पॉइंट में इसमें भी स्वास्थ्य और जो आपका पॉइंट है स्वच्छता वाले में, सो ब्रह्मचर्य और संयम के बारे में उन्होंने बात किया, जिसमें आप अपने जितने भी 5 सेंसेस उस पर कंट्रोल रखो। और अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो अपने आप को एजुकेशन अगर ले रहे हो उस टाइम पे, तो फोकस आपका पढ़ाई लिखाई पे होना चाहिए। मानसिक शांति होना चाहिए। अगर आप मेंटल पीस आपके पास नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। अपने आप को जितना शांत रखोगे, चीज़ें उतनी सही से आपके लाइफ में होगा। स्वच्छ और जल पर्यावरण, तो आज भी इस चीज़ का सबसे बड़ा क्राइसिस अगर देखा जाए तो आपको पॉल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए भी, विश्व स्तर पे भी देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उस टाइम पे भी उन्होंने स्वच्छ जल और पर्यावरण पे ध्यान देने के बारे में बात किया था, जिसमें उन्होंने बात किया था कि आपको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, पर्यावरण को आपको हेल्दी रखना है, और उसको हेल्दी रखोगे तभी चीज़ें आपके पास हेल्दी रिटर्न आएगा। प्रदूषित जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका रोग फैलता है। अगर जितना भी अगर देखोगे तो आपको अराउंड 60% जो बीमारियाँ होती है वो गंदे पानी की वजह से हुई होती है। चाहे आपका टाइफाइड हो गया, ठीक है, चाहे कोलेरा होता है, चाहे आपका डेंगू हो रहा है वो मच्छर की वजह अगर आता है, फिर मलेरिया होता है, ये सारे पानी संबंधित बीमारी हैं। तो अगर जितना आप जल को स्वच्छ रखोगे और जितना आप हेल्दी चीज़ों को कंज्यूम करोगे उतना हेल्दी आप रखोगे। स्वास्थ्य और नैतिक का संबंध, तो स्वास्थ्य और अगर हेल्थ और आपका जो एथिकल लाइफ है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे पॉइंट्स में लिखने हैं आपको। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था, अगेन ये 10वां पॉइंट है आपको। और समकालीन जो प्रासंगिकता है, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको लास्ट में प्लीज़ उसको ये चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करना कि अगर चाहे आप स्वास्थ्य के बारे में पढ़े हो तो गांधी जी ने जो उस टाइम पे स्वास्थ्य के बारे में बात किया, या फिर आपको एजुकेशन के बारे में बात किया, उसका रेलेवेंस कैसे आज के समय में उस चीज़ का जो है यूज़ कैसे है। तो स्वच्छ के बारे में अगर देखा जाए तो योग, प्राकृत आज भी यूज़ किया जाता है। जीवन शैली को रोग की रोकथाम में आज भी देखा जाए तो बिना लोगों को डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर आपको ऐसे नहीं बोलता कि बहुत सारी दवाई खा लो तो आप हमेशा सही हो, वो आपको खान पान पे ध्यान देने की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में भी बात किया जाता है। आलोचना अगेन क्रिटिसिज्म है, अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर देना। इंट्रोडक्शन पक्का ये कंक्लूजन पक्का से लिख के आना। महात्मा गांधी का जो स्वास्थ्य और स्वच्छता दर्शन आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति है, ठीक है। आज भी अगर देखा जाए तो पब्लिकली उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है और ये मार्गदर्शक इसको एज ए जो हम लोग विजन देखते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य को व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामाजिक कर्तव्य और नैतिक जीवन से जोड़ा हुआ है। उनका संदेश स्पष्ट था कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है, संभव है, ठीक है। यही लाइन लिख के आओगे तो जो इंसान खुद हेल्दी नहीं है, खुद अगर वो बीमारी मुक्त नहीं है, तो वो क्या लगता है आपको हेल्दी समाज बना पाएगा, हेल्दी सोसाइटी बना पाएगा। तो अगर समाज आपका हेल्दी नहीं रहेगा तो राष्ट्र भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो एक व्यक्ति के सही रहने से आपका पूरा राष्ट्र सही हो सकता है, ठीक है। सो एक बेसिक यूनिट के फॉर्म में देखना, और यही आप एज इट इज जो आप यहाँ पे लिखा हुआ ना कंक्लूजन, वैसे ही कंक्लूजन लिख के आओगे। कंक्लूजन या फिर आपको अगर निष्कर्ष है बहुत लंबा नहीं लिखना होता, छोटा सा लिखना होता है, जिसमें आपको उसमें आपका पूरा आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। लास्ट वाला जो मैंने 20 पॉइंट बताया था, अगर वो 20 पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है, अगर आपको आंसर फॉर्मेट में लिखना है कि आंसर में, क्योंकि आप समझ में नहीं आता ना कि आप फिर उस 20 पॉइंट का कैसे आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो। महात्मा गांधी के शिक्षा पर विचार, और ये मैं बोल रही हूँ 110% ये सवाल आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, या तो लॉन्ग में दिखेगा, शॉर्ट में, मोस्ट प्रोबेबली है कि लॉन्ग में ही पूछा जाएगा आपको, और जैसा बोल रही हूँ वैसे ही लिख के आना। भूमिका ऐसे है, इंट्रोडक्शन ऐसा है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन
शिक्षा पर अगर क्वेश्चन आता है आपको कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखना है आपको कि गांधी का जो शिक्षा दर्शन था वो समग्र जीवन दर्शन का अभिन्न अंग माना गया था। अगेन पहले मैंने 10 पॉइंट में आपको बताया था कि शिक्षा को केवल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं बोला गया, इवन आपको जो मानव के शरीर, मानसिक, नैतिक और आत्मिक जो आपका स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात किया गया। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन एज इट इज़ लिखोगे एंड पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे शिक्षा को परिभाषा दो, यहाँ पे अगेन कोटेशन यूज़ करना है। शिक्षा जो आपको सच्ची शिक्षा है वो शारीरिक, मन और आत्मा की सर्वोत्तम गुण का विकास करता है, और यही डेफिनेशन आप वहाँ पे भी लिखोगे। गांधी जी ने शिक्षा का दर्शन को मूल आधार माना। ठीक है, उन्होंने किन किन सारी चीज़ों पे बात की, जैसे कि उनका शिक्षा का दर्शन देखा जाए तो सत्य, अहिंसा, श्रम की गरिमा के बारे में बात किया, स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस के बारे में बात किया, नैतिक और चरित्र निर्माण के बारे में बात किया, सामाजिक के बारे में बात किया। ये 5 पॉइंट लिखोगे। अब इस 5 पॉइंट को क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपको, सेल्फ जो आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, शारीरिक, मानसिक और आत्मा का संतुलन, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्वावलंबन मतलब शिक्षा व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनना, सामाजिक सेवा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम के बारे में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। वही सारे पॉइंट्स हैं, बट इसको ऐसे आप स्ट्रक्चर में बना सकते हो पॉइंट्स करके। शिक्षा और श्रम के बीच में रिलेशन कैसा है, मातृभाषा में शिक्षा का क्या रोल है, नैतिक और आत्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है जिसमें आपको शिक्षा जो आपको मूल्यवान होता है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सब होना चाहिए, धर्म। और शिक्षा का सामाजिक समानता कैसे है, शिक्षा की भूमिका क्या है, अनुशासन का अवधारणा, शिक्षा का राष्ट्रीय निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य का आलोचना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ऐसे ही एज इट इज़ कंबाइन करना है एंड लास्ट में जाके निष्कर्ष आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष आपको कि महात्मा गांधी शिक्षा दर्शन मानव केंद्रित के बारे में बात किया, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, मूल आधारित होना चाहिए, फंडामेंटल्स होना चाहिए, और हमेशा आपको वेलफेयर के बारे में बात होना चाहिए कि समाज का पूरा वो आपको जो समाज उपयोगी होना चाहिए। यही सारी चीज़ों को आप क्या करोगे, निष्कर्ष बनाओगे। आई होप वीडियो पसंद मतलब समझ में आया होगा। पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।